हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आहार नाल की संरचना के बारे में। और कल हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि आहार नाल की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, और उसके बाद में हमने देखा था कि आहार नाल की उत्पत्ति होती है वह एक्टोडर्म एवं, आपको ध्यान रखना है, एंडोडर्म दोनों से होती है। मुख्य भाग होता है वह एंडोडर्म से बनता है, और कठोर तालु का और गुदा का भाग होता है वह एक्टोडर्म से विकसित होता है। फिर उसके बाद में अगला हम देखेंगे कि मानव में पाचन तंत्र में जो आहार नाल होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि आहार नाल के निम्न भाग होते हैं, और आपको पता है कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो उसमें सबसे पहला भाग हमने पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था? मुख एवं मुख गुहा। तो सबसे पहला भाग हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है? मुख एवं मुख गुहा। तो इस प्रकार से सबसे फर्स्ट भाग है वो कौन सा है? हमारा मुख एवं मुख गुहा है, ये हमें ध्यान रखना है, यानी माउथ एवं बकल कैविटी। तो इस प्रकार से माउथ एवं आपको ध्यान रखना है कि बकल कैविटी होती हैं, ये दोनों भाग हम पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दें कि जो मुख होता है वो किसे कहा जाता है, किस प्रकार से होता है। तो आपको दिख रहा है डायग्राम में जो दरारनुमा छिद्र होता है, उस दरारनुमा छिद्र को हम क्या कहते हैं? मुख कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो दरारनुमा छिद्र होता है जिसके माध्यम से आपको ध्यान रखना है कि मुख अंदर की ओर खुलता है, तो इस प्रकार से ये भाग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मुख कहेंगे। ये दो ओष्ठों से घिरा हुआ रहता है, यानी ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये किससे घिरा हुआ रहता है? ओष्ठ से घिरा हुआ रहता है, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ओष्ठों से घिरा हुआ रहता है। ये दोनों ओष्ठ है, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ, दोनों ओष्ठों से घिरा हुआ रहता है। और ओष्ठों के भीतरी भाग में हम देखेंगे तो भीतरी भाग के अंदर जो म्यूकस ग्रंथियां होती हैं वो रूपांतरित होकर सिरस ग्रंथियों का निर्माण करती हैं, जिसमें आप ध्यान देंगे तो जल के समान पदार्थ का स्त्राण होता है। तो ये पहला भाग कंप्लीट हो गया, कौन सा? मुख। अब उसके बाद में आप ध्यान देंगे मुख होता है वो किसमें खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे मुख, और उसके बाद में दूसरा हमें ध्यान रखना है मुख गुहा। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि मुख होता है वो किसमें खुलता है? मुख गुहा में खुलता है, बकल कैविटी में खुलता है। तो मुख होगा वो किसमें खुलेगा? मुख गुहा में खुलता है। तो मुख होगा वह पीछे की ओर किसमें खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। और मुख गुहा होती है उसमें आप ध्यान देंगे कि जो अग्र भाग होता है मुख गुहा का, जो कि ओष्ठ एवं, आपको ध्यान रखना है, दांतों के मसूड़ों के मध्य का भाग है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ओष्ठ एवं, आपको ध्यान रखना ओष्ठ एवं, आपको ध्यान रखना है कि जो दांतों के मसूड़ों के मध्य का भाग है, दांतों के मसूड़ों के मध्य का भाग है, मसूड़ों के मध्य का भाग है, मध्य का भाग वो क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना मुख प्रघाण कहलाता है। क्या कहलाएगा? मुख प्रघाण, या जिसे हम क्या कहते हैं? माउथ वेस्टिब्यूल कहा जाता है। तो इस प्रकार से माउथ वेस्टिब्यूल का निर्माण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मुख का अग्रभाग होगा जिसमें आप ध्यान देंगे भोजन अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए क्या करता है? ठहरता है, उस भाग को हम क्या कहेंगे? मुख प्रघाण कहा जाता है। और उसके पीछे का भाग होता है, मध्य भाग होता है, जो कि आपको ध्यान का ऊपरी और निचले जबड़े से घिरा हुआ रहता है। मध्य जबड़ों के बीच का भाग होता है, जबड़ों के बीच का भाग, उस बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? मुख्य मुख गुहा कहा जाता है, मुख्य मुख गुहा कहा जाता है। तो इस प्रकार से जबड़ों के बीच का भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे? मुख्य मुख गुहा कहा जाता है, बकल कैविटी कहा जाता है। अब ध्यान दें मुख गुहा होती है उसमें तीन मुख्य संरचनाएं हमें ध्यान रखनी है। एक तो संरचना ध्यान रखनी है वो कौन सी? तालु। दूसरी संरचना हमें ध्यान रखनी है इसमें उपस्थित होती है वो कौन सी उपस्थित होती है? जीवा। और तीसरी संरचना हमें ध्यान रखनी है मुख गुहा उपस्थित होते हैं वो दांत उपस्थित होते हैं। तो तीन मुख्य संरचनाएं होती हैं जो कि किसके अंदर उपस्थित होती हैं? तो मुख गुहा के अंदर उपस्थित होती हैं। पहली आप ध्यान दें तालु, या जैसे हम क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इन मुख गुहा का ऊपरी छत भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। और ये तालु होता है वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सा भाग हो जाएगा? कठोर तालु। जो तालु का अग्र भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं?
कठोर तालु कहा जाता है या हार्ड प्लेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से हार्ड प्लेट या कठोर तालु होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और कठोर तालु होता है, इसमें आप ध्यान देंगे तो ये अग्रभाग होता है और ये बना हुआ होता है दो अस्थियों से मिलकर के बना होगा, यानी आप ध्यान देंगे तो इसकी जो कठोर तालु होता है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और आप इसमें देखेंगे कि जो कठोर तालु होती हैं वह स्मूथ नहीं होती हैं, उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, इस प्रकार से आप ऊपर टच करके देखोगे तो ऊपर क्या पाई, रुगी संरचनाएं उपस्थित होती है, अर्थात वालियां वलन उपस्थित होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन वलन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या उपस्थित होते हैं, पैलेटाइन वालियां उपस्थित होती हैं, या जिसे हम क्या कहेंगे, पैलेटाइन रुगी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो ये पहला भाग आपको ध्यान रखना है तालु, और तालु में कौन से भाग ध्यान रखना है, कठोर तालु, और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, कोमल तालु। तो इस प्रकार से ऊपर का छत भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुखगुहा का ऊपरी भाग होगा जिसे हम तालु कहते हैं। और तालु में दो भाग होते हैं, कठोर तालु या हार्ड प्लेट, और ये कौन सा भाग होगा, अग्र भाग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा भाग होगा, अग्र भाग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो है मैक्सिला और प्लेटाइन अस्थि होती है, उस अस्थियों से मिलकर के बना होता है। यानी इसमें कौन सी अस्थि होगी, मैक्सिला अस्थि, और दूसरी कौन सी होगी, तो आपको ध्यान रखना है पैलेटाइन अस्थि, इन अस्थियों से मिलकर बना होता है। और आप ध्यान देंगे तो जो कठोर तालु होती हैं, इस कठोर तालु की उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है। और कठोर तालु होती है उसकी संरचना स्मूथ नहीं होती है, चिकनी नहीं होती है, इसमें वलन उपस्थित होते हैं जिन्हें पैलेटाइन वालियां या क्या कहेंगे, पैलेटाइन रुगी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहला भाग हो गया कौन सा, कठोर तालु। उसके बाद में कठोर तालु के पीछे का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोमल तालु कहते हैं। यानी पक्ष भाग होगा तालु का, उसे हम क्या कहते हैं, कोमल तालु कहा जाता है। पक्ष भाग होगा उसे किस नाम से जाना जाता है, कोमल तालु कहा जाता है। तो इस प्रकार से पक्ष भाग होगा कोमल तालु, या जिसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट प्लेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा पक्ष भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, कोमल तालु। और कोमल तालु होती हैं उसमें आप ध्यान देंगे तो कोमल तालु होती है, ये संयोजी उत्तकों से निर्मित होती हैं। यानी इसमें क्या होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं, साथ में आपको ध्यान रखना पेशियां होती हैं और म्यूकस ग्रंथियां होती हैं, उनसे मिलकर के और कोमल तालु का निर्माण होगा। तो संयोजी उत्तक एवं पेशियों से निर्मित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोमल तालु कहा जाता है। और कोमल तालु होता है उसका पक्ष भाग होता है, वह पक्ष भाग एक अंगुली नुमा उभार के रूप में नीचे लटका हुआ, आप पीछे देखेंगे तो एक अंगुली नुमा उभार नुमा संरचना होती है, वो आपको यहाँ लटकी हुई रहती है। और इस उभार नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, यूवला कहा जाता है। तो पीछे की ओर उभार नुमा संरचना लटकी होगी जिसे हम क्या कहते हैं, यूवला कहते हैं, या यूवला को ही हम क्या कहते हैं, विलम पैलेटाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से यूवला को हम किस नाम से जाना जाएगा, विलम पैलेटाई के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो कोमल तालु होती है वो पीछे की ओर नीचे की ओर लटकी हुई अंगुली समान उभार नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, यूवला कहा जाता है या विलम पैलेटाई कहा जाता है। ध्यान दें, यूवला या विलम पैलेटाई होती है जब हम भोजन अंतर ग्रहण करते हैं, निगलते हैं भोजन को, तो उस समय यूवला होती है, वो आपको ध्यान रखना आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, उन नासा छिद्रों की, नासा गुहा है, यानी नासा गुहा है, और नासा गुहा होती है वो नासा गुहा नासा आंतरिक नासा छिद्रों के माध्यम से जो ग्रसनी में खुलती है, और ग्रसनी में खुलेगी उस भाग में यूवला या विलम पैलेटाई क्या करती है, तो जब भोजन निगलते हैं उस समय ये बंद कर लेगी, और जिसके कारण से भोजन है वो आंतरिक नासा छिद्रों में नहीं जा पाता है। तो भोजन को आंतरिक नासा छिद्रों में भोजन के कणों को जाने से रोकती हैं, भोजन कणों को जाने से रोकती हैं, भोजन कणों को रोकने का कार्य करती हैं, वह आपको ध्यान रखना है कौन, यूवला या विलम पैलेटाई करती हैं। साथ में आप ध्यान देंगे यूवला या विलम पैलेटाई होती है, इसके कारण से आप ध्यान देंगे तो ग्रसनी भाग होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, और जिसमें पृष्ठ भाग होता है, ऊपर का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नासा ग्रसनी कहा जाता है। तो ऊपर का पृष्ठ भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, नेजोफेरिंक्स या नासा ग्रसनी कहेंगे। तो इस प्रकार से नेजोफेरिंक्स या किसका निर्माण हो जाएगा, नासा ग्रसनी का निर्माण हो जाता है। तो नेजोफेरिंक्स का निर्माण, जबकि आप ध्यान देंगे इसका अधर भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मुख ग्रसनी कहा जाता है, मुख ग्रसनी या ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से ओरोफेरिंक्स या मुख ग्रसनी का निर्माण
हो जाता है। तो ये जो विलंब पैलेटाई है ये ग्रसनी को कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में, नासा ग्रसनी और दूसरा कौन सा भाग हो गया? मुख ग्रसनी भाग हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 भागों में बांट देती हैं। और इसमें से जो नासा ग्रसनी होती है वह तो किसमें खुलेगी आगे जा करके? तो आपको ध्यान रखना यहाँ ये भाग है, ये कौन सा भाग है? श्वास नली है, ट्रेकिया है। तो इस प्रकार से श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है, श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है। श्वास नली या जिसे हम क्या कहेंगे? ट्रेकिया कहेंगे। और श्वास नली या ट्रेकिया होते हैं जस्ट उसके ऊपर की ओर आप ध्यान देंगे तो एक ढक्कन नुमा संरचना उपस्थित, ये तो भाग है वो कंठ है, लेरिंग्स है, कंठ या लेरिंग्स, और उसके ऊपर आप ध्यान देंगे ढक्कन नुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एपिग्लोटिस कहेंगे। और ये छिद्र होगा उसे हम क्या कहेंगे? घाटी द्वार कहा जाता है। क्या कहेंगे? घाटी द्वार कहेंगे। जबकि आप ध्यान देंगे मुख ग्रसनी होती हैं वो किसमें खुलेगी? तो आपको ध्यान रखना है ग्रसनी होगी वो आगे जाकर ग्रसिका में खुलती हैं। किसमें खुलती हैं? ग्रसिका में, या जिसे हम क्या कहेंगे? ईसोफेगस। तो इस प्रकार से ईसोफेगस या ग्रसनी में खुले, ग्रसिका में खुलेगी। और ये ग्रसनी भाग होगा मुख ग्रसनी, वह कौन से छिद्र के माध्यम से खुलता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? निगल द्वार जिसे हम कहा जाता है। निगल द्वार के माध्यम से ही भोजन को हम निगलते हैं और जो कि किसमें पहुंचता है? ग्रसिका में पहुंचता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? तो ये जो है वो विलंब पैलेटाई संरचना उपस्थित होती है। तो ये 2 भाग हो गए कौन से? तालु के। एक तो कठोर तालु, तो एक बार वापस से सुन लीजिए कठोर तालु का मतलब क्या है? ये तालु का अग्रभाग होता है जो कि कौन कौन सी अस्थियों से? पैलेटाइन एवं मैक्सिला अस्थि से बना होता है। कौन सी? पैलेटाइन एवं मैक्सिला अस्थि होती है उस अस्थि से बना हुआ होता है। और जो कठोर तालु होती है उस कठोर तालु की जो सतह होती है वह कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ वलन युक्त होती है। और इन वलनों को हम क्या कहते हैं? पैलेटाइन वालियां कहा जाता है या पैलेटाइन रूगी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पैलेटाइन रूगी का निर्माण होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो इसके माध्यम से, कठोर तालु से होता है। अब उसके बाद में दूसरा भाग पक्ष भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोमल तालु। यानी तालु का जो पक्ष भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोमल तालु कहा जाता है। और यह संयोज्योतक एवं पेशियों से निर्मित होता है। यानी ये किससे निर्मित होगा? संयोज्योतक एवं पेशियों से निर्मित होता है। और कोमल तालु का जो पक्ष भाग होता है वह एक उभार नुमा अंगुली सदृश संरचना के रूप में लटका हुआ रहता है जिसे यूला या विलंब पैलेटाई कहते हैं। यूला या विलंब पैलेटाई होती है, यह विलंब पैलेटाई आंतरिक नासा छिद्रों को भोजन निगलते समय आवृत कर लेती हैं जिसके कारण से भोजन के कण है वह नासा गुहा में नहीं जा पाते हैं। तो नासा गुहा में भोजन के कणों को जाने से रोकने का कार्य कौन करेंगे? तो आपको क्या ध्यान रखना है? यूवला पैलेटाई या विलंब पैलेटाई करती है। यूवला होती है उसके द्वारा ग्रसनी को 2 भाग में, पीछे का भाग ग्रसनी भाग है और ग्रसनी को 2 भागों में व्यक्त कर देगी। ऊपर का पृष्ठ भाग नासा ग्रसनी और नीचे का अधर भाग होगा उसे हम मुख ग्रसनी कहेंगे, ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। अब उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो मुख ग्रसनी होती है वह निगल द्वार के माध्यम से किसमें खुलेगी? ग्रसिका में खुलेगी। जबकि नासा ग्रसनी होती है वह आप ध्यान देंगे तो घाटी द्वार के माध्यम से, घाटी द्वार के माध्यम से यानी ग्लोटिस के माध्यम से किसमें खुलेगी? तो आपको ध्यान रखना श्वास नली में खुलती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? तालु के बारे में। तो पहली संरचना हमारी कौन सी उपस्थित होती है? मुख गुहा में तालु। दूसरी संरचना हमें ध्यान रखनी है वो उपस्थित होती है जिह्वा। कौन सी संरचना ध्यान रखनी है? सेकंड, जिह्वा उपस्थित होती है, जीव उपस्थित होती हैं। जीवा या जीव में आप क्या ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मुख गुहा में उपस्थित पेशीय मांसल संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो मुख गुहा में, मुख गुहा की छत पर या जान देंगे पृष्ठ कहेंगे, यहाँ आप ध्यान रखते हैं कि इसकी पृष्ठ भाग होता है यानी जो मुख गुहा का मुख भाग और मुख गुहा के भीतरी पृष्ठ पर आप ध्यान देंगे तो क्या उपस्थित होती है? मुख गुहा में जिह्वा उपस्थित होती है। और जिह्वा कैसी होती है? पेशीय मांसल संरचना होती है, पेशीय मोटी और किस प्रकार की होती है? मांसल लसलसी संरचना होती है। मुख गुहा में पेशीय मांसल लसलसी संरचना होती है और उस लसलसी संरचना को हम क्या कहते हैं? जिह्वा कहा जाता है। तो जिह्वा किसे कहेंगे? तो आप क्या ध्यान देंगे? मुख गुहा में पेशीय मोटी मांसल संरचना होगी जिसे हम जिह्वा कहते हैं। अब ध्यान दें जिह्वा होती है वो इस प्रकार से अग्रभाग होता है उसमें स्वतंत्र होती है। तो जिह्वा में आप देखेंगे कि इस प्रकार की इनकी संरचना होती है।
जीवा होगी वह अग्रभाग में कैसी होती हैं, तो स्वतंत्र होती हैं, पश्च भाग में आप ध्यान देंगे जुड़ी हुई रहती हैं। तो मनुष्य के अंदर जीवा होती है, उसका ये भाग है वो कौन सा भाग हो गया, अग्रभाग, और अग्रभाग होता है वह कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। अग्रभाग कैसा होगा, स्वतंत्र होता है। जबकि पश्च भाग होता है उसमें ध्यान दें, पश्च भाग में यह फेनुलम की पेशियों से जुड़ी हुई रहती है। यानी पश्च भाग में ये कौन सी पेशियाँ, ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं, फेनुलम की पेशियों की सहायता से, फेनुलम की पेशियों या फेनुलम की लिंग्वी पेशियों की सहायता से हायोइड उपकरण से जुड़ी हुई रहती हैं। कौन से उपकरण से जुड़ी हुई रहेगी, हायोइड उपकरण से जुड़ी हुई रहती हैं। यानी पीछे की ओर हायोइड अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों से जुड़ी हुई रहती हैं, और नीचे की ओर पेशियां हैं, वो कौन सी पेशियां हैं, फेनुलम की लिंग्वी पेशियां हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो फेनुलम की लिंग्वी पेशियों की सहायता से हायोइड उपकरण से जुड़ी हुई रहती हैं पश्च भाग में। और उसमें आप ध्यान देंगे अग्रभाग कैसा होगा, स्वतंत्र। मेढक में देखा था कि मेढक के अंदर जो जीवा होती है उसका अग्रभाग होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, पश्च भाग होता है वो स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है जीवा के बारे में। अब जीवा होती है उस पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, और जीवा पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेपिला कहा जाता है। तो इस पर छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, उभार पूरे पाए जाते हैं, और उन उभारों को हम क्या कहते हैं, पेपिला कहा जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उभार पाए जाएंगे और उभारों को हम क्या कहते हैं, पेपिला कहा जाता है। तो जीवा पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं और उभारों को हम क्या कहते हैं, पेपिला कहा जाता है या अंकुर कहते हैं। क्या कहेंगे, पेपिला कहेंगे या अंकुर कहा जाता है। और इन पेपिला या अंकुर पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं, स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो पेपिला पर क्या उपस्थित होते हैं, स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। और उसमें आप ध्यान देंगे तो जो मनुष्य के अंदर स्वाद कलिकाएं वो 3 प्रकार की, वैसे स्तनधारियों में कुल 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। स्तनधारियों के अंदर कुल कितने प्रकार की, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन से 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। पहले आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें उपस्थित होती है सबसे अधिक संख्या में, उसे हम कहते हैं फिलीफोरम या सूत्राकार। तो इस प्रकार से फिलीफोरम या जिसे हम क्या कहेंगे, सूत्राकार। तो पहला प्रकार कौन सा होगा, सूत्राकार, सबसे अधिक संख्या में होती है पर इसमें स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। दूसरी आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जो कवक रूपी होती है जिसे हम क्या कहेंगे, फंगी फॉर्म कहेंगे। तो इस प्रकार से फंगी फॉर्म पेपेली या जिसे हम क्या कहेंगे, कवक रूपी कहेंगे। तो दूसरे प्रकार की होती है वो कौन सी होगी, कवक रूपी प्रकार की होती है। तीसरी आप ध्यान देंगे तो आपको इसमें ध्यान रखना है जो पर्ण रूपी संरचनाएं होती हैं जिसे हम क्या कहेंगे, फोलिएट कहेंगे। तो इस प्रकार से फोलिएट प्रकार की या जिसे हम क्या कहेंगे, पर्ण रूपी प्रकार की कहा जाता है। और चौथे प्रकार की होती है जो सबसे कम संख्या में होती है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सर्कमवेलेट कहा जाता है। क्या कहेंगे, सर्कमवेलेट कहा जाता है। तो सर्कमवेलेट या जिसे हिंदी में कहेंगे परिवर्तीय प्रकार की, तो परिवर्तीय वर्ताकार आकृति की होती है और सबसे कम संख्या में होती है। तो आप देखेंगे कि जीभ पर कितने प्रकार की, स्तनधारियों में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली आप ध्यान देंगे कौन सी, सूत्राकार, यानी सर्वाधिक संख्या में होती है। संख्या होती है इसकी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, पर इसमें क्या नहीं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। जबकि पर्ण रूपी होती है, मनुष्य में कैसी होती है, अवशेषी होती है, मनुष्य में अनुपस्थित होती है या फिर होती है तो अवशेषी प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पर्ण रूपी प्रकार की मनुष्य में कैसी होगी, अवशेषी होती है, ये हमें ध्यान रखना, ये पार्श्व भाग में उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद में कवक रूपी, तो इस प्रकार की होती हैं, ये आप ध्यान देंगे तो इसमें जो पार्श्व भाग होता है परिधि पर होता है, पार्श्व परिधि पर ये उपस्थित होती हैं। तो पार्श्व और परिधि पर ये उपस्थित होती हैं। पार्श्व परिधि पर कौन सी, कवक रूपी प्रकार की उपस्थित होती है। और इन कवक रूपी प्रकार की होती हैं, इनके कारण से ही जीभ का रंग होता है वो गुलाबी होता है। तो गुलाबी रंग प्रदान करने का कार्य इनके माध्यम से किया जाता है। फिर उसके बाद में परिवर्तीय, ये सबसे कम संख्या में होती है। संख्या इसकी क्या होगी, कम होगी, कम संख्या में होती हैं एवं आपको ध्यान रखना है बड़े आकार की होती हैं। यानी सबसे बड़ी होती हैं वो कौन सी होती है, तो आप सर्कमवेलेट प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। वे स्वाद कलिकाएं जीवा पर उपस्थित होती हैं, कवक रूपी, सूत्राकार, पर्ण रूपी और परिवर्तीय या सर्कमवेलेट प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं जीभ पर उपस्थित होती हैं और जिनके माध्यम से हमें स्वाद का अनुभव करवाया जाता है। जीभ का कार्य क्या होता है, स्वाद का ज्ञान करवाना और भोजन को चबाने में सहायता करना। उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना अग्रभाग होता है
वह अग्रभाग मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है। यानी मीठे स्वाद का ज्ञान करवाएगा वो कौन से भाग के द्वारा? हमें रसगुल्ले का आनंद लेना है तो कौन से भाग से लेंगे? अग्रभाग से। तो इस प्रकार से अग्रभाग हो गया। पक्ष भाग यानी कड़वा होता है वो किस भाग के द्वारा? पक्ष भाग के द्वारा। आपको करेले का आनंद लेना है तो किसके माध्यम से लेंगे? आप पक्ष भाग के माध्यम से लेते हैं। तो इस प्रकार से कड़वा होगा वो पक्ष भाग से। और आप ध्यान देंगे तो मध्य भाग होता है जिसके माध्यम से हमें नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। यानी नमकीन स्वाद का अनुभव होगा वो कौन से भाग से होगा? मध्य भाग से। और उसके बाद में जो आप देखेंगे कि पार्श्व भाग होता है, उस पार्श्व भाग से हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। यानी खट्टे स्वाद का अनुभव होगा वो किससे होगा? तो पार्श्व भाग से होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखनी। दूसरी संरचना कौन सी? जीवा। मुख गुहा में पेशीय मोटी मांसल संरचना उपस्थित होती है जिन्हें जीवा कहते हैं। जीवा होती है वह उसका अग्र भाग होगा वह स्वतंत्र होता है, जबकि पक्ष भाग होता है वह फेंडुलम की पेशियों की सहायता से हाइड उपकरण से जुड़ा हुआ रहता है। जीवा पर अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें पेपिला कहा जाता है। इन पेपिला पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं और स्तनधारियों में स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहली फंगीफोर्म, दूसरी फिलीफोर्म, तीसरी आपको फोलिएट, चौथी सर्कमवेलेट। इसमें से आप ध्यान देंगे फंगीफोर्म होती है कवक रूपी प्रकार की होती है, पार्श्व पर उपस्थित होती है या पूरी सतह पर उपस्थित होती है। और इस प्रकार की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं इन स्वाद कलिकाओं में या पेपिली होती हैं, उन पेपिली गुलाबी रंग प्रदान करने का कार्य करती हैं। फिर उसके बाद में सूत्राकार सर्वाधिक संख्या में, सबसे अधिक संख्या में होती हैं वो कौन सी? उतनी सूत्राकार जो सबसे अधिक संख्या में होती हैं उस पर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। तो 2 इंपॉर्टेंट बात है, एक तो स्वाद कलिकाएं इसमें नहीं पाई जाती, दूसरी पर्ण रूपी होती है वो मनुष्य में कैसी होती है? अवशेषी प्रकार की होती है। 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इसमें जो आपके सवाल बनाए जा सकते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दें जीभ के पक्ष भाग होता है, उस पक्ष भाग में इस प्रकार से टॉन्सिल उपस्थित होते हैं और उस टॉन्सिल को क्या कहते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल कहा जाता है। तो जीभ के आप ध्यान देंगे तो पक्ष भाग में क्या उपस्थित होते हैं? तो टॉन्सिल उपस्थित होते हैं। यानी इसमें लसिका की कोशिकाएं, लसिकाणु उपस्थित होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं वह कहाँ पर उपस्थित होते हैं? जिह्वा पर उपस्थित होते हैं। वैसे देखा जाए तो मुख गुहा के अंदर 4 प्रकार के टॉन्सिल होते हैं वे उपस्थित होते हैं। मुख गुहा में कितने प्रकार के टॉन्सिल उपस्थित होते हैं? 4 प्रकार के टॉन्सिल उपस्थित होते हैं। देखते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के टॉन्सिल उपस्थित होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि मुख गुहा में एक तो टॉन्सिल उपस्थित होते हैं जो कि नासाग्रसनी भाग में उपस्थित होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, तो एक प्रकार के टॉन्सिल होते हैं वो कौन से होते हैं? नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल उपस्थित होते हैं। दूसरे प्रकार के टॉन्सिल जहां पर यूस्टेकियन नलिका आकर खुलती हैं, ये देखो यूस्टेकियन नलिका का छिद्र है, यहाँ पर यूस्टेकियन नलिका का छिद्र है। यूस्टेकियन नलिका यानी यूस्टेकियन नलिका जो कि कर्ण के अंत जो मध्य कर्ण होता है उस भाग से कहां पर आती है? मुख गुहा के ग्रसनी भाग में आती है। तो इस प्रकार से यूस्टेकियन नलिका का छिद्र होता है और उस यूस्टेकियन नलिका के छिद्र के आसपास आप ध्यान देंगे तो एक और टॉन्सिल उपस्थित होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्यूबल टॉन्सिल कहा जाता है। क्या कहेंगे? ट्यूबल टॉन्सिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रकार के टॉन्सिल हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? ट्यूबल टॉन्सिल। तीसरे आप ध्यान देंगे तो कौन से टॉन्सिल उपस्थित होते हैं? जो कि जिह्वा के आप ध्यान देंगे पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में उपस्थित होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिंगुअल टॉन्सिल उपस्थित होते हैं। तो ये एक तो हो गए नेजोफेरेंजियल, ट्यूबल टॉन्सिल और उसके बाद में कौन से टॉन्सिल हो जाएंगे? लिंगुअल टॉन्सिल। और चौथे प्रकार के टॉन्सिल होते हैं जिन्हें हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं, पैलेटाइन भाग में उपस्थित होते हैं। और ये चारों प्रकार के टॉन्सिल मिलकर के एक वलय का निर्माण करते हैं जिसे वाल्डियर रिंग कहा जाता है। ये वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजी थी, इस कारण से हम क्या कहते हैं? वाल्डियर आप ध्यान देंगे टॉन्सिल कहा जाता है। एक प्रकार के टॉन्सिल हो गए जो कि कहाँ पर उपस्थित है? जिह्वा के पक्ष भाग में उपस्थित है जिन्हें हम लिंगुअल टॉन्सिल कहेंगे। और दूसरे प्रकार के टॉन्सिल होते हैं जो कि कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो आपको जानना पैलेटाइन पर उपस्थित होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल कहा जाता है, पैलेटाइन टॉन्सिल। और आप ध्यान देंगे तीसरे प्रकार के टॉन्सिल उपस्थित होते हैं जो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो आप देखेंगे कि जहाँ पर यूस्टेकियन नलिका आकर खुलती है उस भाग में उपस्थित होते हैं और इस प्रकार के टॉन्सिल होते हैं उससे हम क्या कहेंगे? ट्यूबल टॉन्सिल कहा जाता है। क्या कहेंगे? ट्यूबल टॉन्सिल कहेंगे। और चौथे प्रकार के टॉन्सिल उपस्थित होते हैं जो कि कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो आपको नासाग्रसनी भाग में, जिससे नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल कहा जाता है। क्या कहेंगे?
नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, ये चारों प्रकार के टॉन्सिल मिलकर के और एक वलय का निर्माण करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, वाल्डेरियन वलय कहा जाता है, वाल्डेरियन वलय कहा जाता है। तो इस प्रकार से वाल्डेरियन वलय और वाल्डेरियन वलय का निर्माण होता है वह चार प्रकार के टॉन्सिल से होता है, लसिकाणुओं से होता है। तो चार प्रकार के लसिकाणु होते हैं वो भी मुख गुहा में उपस्थित होते हैं। तो ये हमने देखा था, सबसे पहले दो संरचनाएं हम पढ़ चुके हैं, एक तो तालु और दूसरा कौन सा है, जीवा उपस्थित होती हैं। एक बार देख लीजिए, मुख में आप ध्यान देंगे तो मुख किसे कहेंगे, तो एक स्लिट या दरार नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, छिद्र नुमा संरचना मुख कहेंगे। और मुख होता है वह मुख ऊपरी और निचले ओष्ठों से घिरा हुआ रहता है। मुख होगा वह किसमें खुलेगा, मुख गुहा में। और मुख गुहा होती है उसमें आप ध्यान देंगे तो ऊपरी और निचले जबड़े से घिरा हुआ भाग होता है मुख गुहा कहलाता है। और मुख गुहा में जो ओष्ठ एवं आप ध्यान देंगे जो दांतों के मसूड़े होते हैं उनके मध्य का भाग होता है उसे मुख प्रघाण या वेस्टिब्यूल्स कहा जाता है। उसके बाद में जो जबड़ों के मध्य का मध्य केंद्रीय भाग होता है उस केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं, तो मध्य केंद्रीय भाग होगा उसे हम मुख्य मुख गुहा कहते हैं। और मुख्य मुख गुहा होती है उसमें तीन मुख्य संरचना हमने देखी थी। एक तो पहली कौन सी संरचना ध्यान रखनी है, तालु। दूसरी, इसमें दो भाग होंगे, कठोर तालु अग्र भाग होगा जो कि आप ध्यान देंगे तो किससे उत्पन्न होता है, एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। और इसमें आप ध्यान देंगे कठोर तालु मैक्सिला एवं पैलेटाइन अस्थियों से बना होता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो अनुप्रस्थ वलन पाए जाते हैं रुगी संरचना उपस्थित होती है, तो पैलेटाइन वालियां जिसे कहा जाता है। तो पैलेटाइन वालियों का निर्माण होता है। और ये पैलेटाइन वालियां होती है भोजन को मुख गुहा में फिसलने से रोकती हैं। ये मांसाहारियों में वैसे अधिक विकसित होती हैं। तो इस प्रकार से ये भोजन को मुख गुहा में फिसलने से रोकने का कार्य कौन करेगी, पैलेटाइन वालियां करती हैं। उसके बाद में हमने देखा कोमल तालु, और तालु का जो पक्ष भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोमल तालु कहते हैं। और जो संयोजी ऊतक पेशियों से निर्मित होती हैं। और कोमल तालु का पक्ष भाग होगा जिसे जो कि एक अंगुली नुमा लटकी हुई संरचना के रूप में उपस्थित होती है, पीछे की ओर दिखाई दे रही है लटकी हुई संरचना, उसे यूला या विलम पैलेटाई कहेंगे। यूला या विलम पैलेटाई होती है वह आंतरिक नासा छिद्रों को भोजन अंतःग्रहण करने के समय बंद कर देती है जिससे भोजन के कण नासा गुहा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यह ग्रसनी को दो भागों में व्यक्त करेगी, पृष्ठ भाग नासा ग्रसनी, अधर भाग मुख ग्रसनी कहलाएगा। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो नासा ग्रसनी होती है वह आप ध्यान देंगे कौन से घाटी द्वार या जो ग्लोटिस होता है उसके माध्यम से कहाँ खुलेगी, श्वास नली में खुलती हैं। और जो मुख ग्रसनी होती है वह निगल द्वार के माध्यम से, गैलेट के माध्यम से किसमें खुलती है, ग्रसिका में खुलती हैं। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखनी दूसरी संरचना कौन सी, जीवा। मुख गुहा में पेशीय मांसल संरचना उपस्थित होती है जिन्हें जीवा कहते हैं। जीवा का पक्ष भाग होता है वो फेंडुलम की पेशियों साइड उपकरण से जुड़ा होता है, जबकि अग्र भाग कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। मुख गुहा जीवा होती है, उस जीवा पर आप देखेंगे ध्यान देंगे उभार पाए जाते हैं। और उभार होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेपिला कहा जाता है, जिस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्तनधारियों में चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, फंगीफोम, फिलीफोम, फोलिएट और सर्कमवैलेट। और जीभ होती है उसका मुख्य कार्य स्वाद का अनुभव करवाना एवं भोजन को चबाने में सहायता करना। अग्र भाग होता है उसके द्वारा मीठे, पश्च भाग हुआ कड़वा, मध्य भाग नमकीन और पार्श्व भाग होता है खट्टे स्वाद का अनुभव करवाते हैं। ये तो हमें ध्यान रखना है जीव के बारे में। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे जीवा के पश्च भाग में टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। वैसे मुख गुहा में चार प्रकार के टॉन्सिल उपस्थित होते हैं। पहले आप ध्यान देंगे नेजोफेरेंजियल यानी नासा गुही का भाग में नासा ग्रसनीय टॉन्सिल उपस्थित होते हैं। दूसरे ट्यूबल टॉन्सिल, तीसरे पैलेटाइन टॉन्सिल और चौथे लिंगुअल टॉन्सिल। ये चारों प्रकार के टॉन्सिल होते हैं, ये मिलकर के एक वलय का निर्माण करेंगे जिससे वाल्डेरियन वलय कहा जाता है। तो वाल्डेरियन वलय का निर्माण होता है वो इस प्रकार से होता है। अब अगली संरचना हम देखेंगे और वो अगली संरचना है वो कौन सी है, तीसरी संरचना दांत। तो इस प्रकार से मुख गुहा में तीसरी संरचना उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दांत कहा जाता है।